हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप सिंह फौजदार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पारस एकेडमी। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या विभिन्न और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उनके लिए एक जीके की सीरीज़ शुरू की है और उसी कड़ी में मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं मानवाधिकार से संबंधित, और उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चर्चा की थी। उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आपने बहुविकल्पीय परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से अभ्यास किया होगा, और मैं आशा करता हूं कि जिस उद्देश्य के साथ में आपने इस वीडियो के साथ आप मुझसे जुड़े हैं वो आपके उद्देश्य की पूर्ति हुई होगी। दोस्तों, इसी कड़ी में आगे चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बाद में प्रत्येक राज्य या फिर राज्य की बात करें, राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग की बात होती है। चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है और कौन सी धारा के तहत होता है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार के द्वारा और कौन सी धारा के तहत, याद रखिए धारा 21 के तहत, ठीक है, इसका गठन किया गया है। आ जाइए, अभी अगर बात करें क्या सभी राज्यों के अंदर इस प्रकार के राज्य मानवाधिकार आयोग की व्यवस्था हो चुकी है? जी नहीं। अगर बात की जाए तो अभी तक टोटल 26 राज्यों में इस राज्य मानवाधिकार आयोग की क्या हो चुकी है, स्थापना हो चुकी है। कुल कितने राज्यों में? 26 राज्यों में। अभी तक प्रत्येक राज्य में व्यवस्था नहीं है। अभी तक इस संख्या को याद रखिएगा, 26 राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट पर चर्चा करें कि राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा जांच किस विषय पर की जा सकती है, किन मामलों पर राज्य मानवाधिकार आयोग जांच कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग केवल और केवल राज्य अथवा समवर्ती सूची के विषयों के मामलों पर ही अपनी जांच कर सकता है। यानी दोस्तों, जो हमने सूची में पढ़ा होगा पॉलिटी में आप लोगों ने कि 3 सूची हैं हमारे पास में, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी सूची समवर्ती सूची। यानी संघ सूची जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, और राज्य सूची जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में ऐसी सूची जिन पर, ठीक है, केंद्र सरकार सर्वोपरि होती है या फिर दोनों पर जो बैठक के साथ में इस पर कानून बनाए जाते हैं। तो चलिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बनती है वो ये है कि राज्य मानवाधिकार आयोग किस किस मामले पर, तो याद रखिएगा केवल और केवल राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची के विषयों के मामले पर ही अपनी जाँच कर सकता है। दोस्तों, एक पॉइंट और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये इसके मामले की जो समयावधि है, कहने का मतलब कोई भी मामला अगर 1 वर्ष से अधिक घटित हुआ हो चुका है तो उस मामले की जांच राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं करेगा। यानी 1 वर्ष से कम समय की समयावधि वाला ही मामला उसके भीतर अगर कोई घटित हुआ है तो उसकी जांच, यानी 1 साल से कम समय रहा हो इस मामले का, 1 वर्ष से अधिक समय नहीं गुजरा हो, तो उस मामले में उस मामले की जांच राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा कर दी जाएगी या की जाएगी। ठीक, चलिए आगे अगले वाला हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इसकी संरचना की बात करें कि राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना, यानी कितने सदस्य, कितने अध्यक्ष, क्या चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय का मतलब 1 सदस्य से अधिक। तो कितना सदस्य? 3 सदस्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें 3 सदस्य में कौन कौन है। देखिए, एक अध्यक्ष होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक अध्यक्ष है, और वो अध्यक्ष कौन बन सकता है? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, ठीक है, राज्य में उच्च न्यायालय और केंद्र में है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा मेरे दोस्तों, वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, और एक अध्यक्ष के अलावा इसमें 2 अन्य सदस्य भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 अन्य सदस्य की अगर हम चर्चा करें तो जरा ये कौन कौन लोग हैं, ठीक है, किस किस पद से हैं। तो देखिए, इसमें एक जुडिशियल और एक नॉन जुडिशियल व्यक्ति होता है, यानी एक न्यायिक पद का हो और एक गैर न्यायिक। ठीक,
तो देखें तो इसमें जुडिशियल में देखें तो यानी न्यायिक पद का कौन व्यक्ति, तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का वर्तमान में या फिर आप देखें वर्तमान के अंदर सेवानिवृत्त हो चुका हो या कार्यरत हो, वो न्यायाधीश मेरे दोस्तों क्या बन सकता है, इसका अन्य सदस्य बन सकता है। या फिर किसी भी जिला न्यायालय में एक ऐसा न्यायाधीश जिसे कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस कंडीशन को यहाँ पर कि इसके 2 अन्य सदस्य बनने की जो कंडीशन है, जो शर्त है कि हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश हो या फिर किसी भी जिला न्यायालय के अंदर 7 वर्ष का अनुभव वाला न्यायाधीश ही इसका अन्य सदस्य की सूची में आ सकता है, पद को धारण कर सकता है। मेरे दोस्तों दूसरा व्यक्ति इसमें है जो है नॉन जुडिशियल यानी गैर न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित व्यक्ति, यानी देखेंगे तो इस व्यक्ति है जो मानवाधिकार विशेषज्ञ है, कोई व्यक्ति जिसको मानवाधिकार के संबंध में जानकारी अच्छी खासी हो। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित, और भी पॉइंट्स हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और बिंदु हैं। तो याद रखिएगा पहला सवाल, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कौन सी धारा के तहत किया जाता है, धारा 21 के तहत किया जाता है। अभी तक वर्तमान में भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनके अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हो चुकी है, तो 26 राज्य ऐसे हैं जिनमें राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हो चुकी है। अगला सवाल, राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा निम्नलिखित में से किन विषयों पर जांच की जा सकती है, केंद्र सूची, राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची, केंद्र सूची अथवा समवर्ती सूची। तो क्या टिक लगाएंगे आप, राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची के विषयों के मामले पर। आगे चलेंगे तो यहाँ से राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जांच 1 वर्ष से कम समय की अवधि में जो घटित हुआ है, ठीक है, ऐसे मामले पर जांच कर सकता है। और यहाँ राज्य मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है, ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें 3 सदस्य हैं, 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। 1 अध्यक्ष हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, 2 अन्य सदस्य, 1 न्यायिक और 1 गैर न्यायिक यानी जुडिशियल और नॉन जुडिशियल, जिसमें 1 हाई कोर्ट का वर्तमान सेवानिवृत्त कार्यरत न्यायाधीश, जिला न्यायालय में 7 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए एक ऐसा न्यायाधीश, और दूसरा गैर न्यायिक नॉन जुडिशियल वाला व्यक्ति जो मानवाधिकार विशेषज्ञ, जिसको मानवाधिकार मामलों पर अच्छी खासी पकड़ हो, अच्छी खासी जानकारी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके आगे चलते हैं। तो मैंने आपको सवाल भी बता दिए कि कैसे कैसे सवाल, कैसे कैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलें आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद में कौन कौन से बिंदु हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर नियुक्ति की बात की जाती है, अपॉइंटमेंट की बात की जाए कि इसके जो अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा, थोड़ा सा इस पर चर्चा करें। तो देखिए सबसे पहली बात, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केंद्रीय स्तर पर हमने चर्चा की थी कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार से राज्य के स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है मेरे दोस्तों। और ये कितना सदस्यीय समिति यानी राज्यपाल क्या खुद कर देगा, जी नहीं, 6 सदस्यीय समिति है, उसकी सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और याद रखिएगा इस 6 सदस्यीय समिति का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। आपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पढ़ा होगा, ठीक, वहाँ पर भी 6 सदस्यीय समिति है, लेकिन उसका अध्यक्ष कौन था, प्रधानमंत्री। उसी की तर्ज पर राज्य में इस समिति का अध्यक्ष एक मुख्यमंत्री है जो इसका अध्यक्ष है। आइए दूसरे सदस्य की बात करें तो वो कौन है, राज्य गृह मंत्री। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, केंद्रीय गृह मंत्री, तो यहाँ कौन हो गया, राज्य गृह मंत्री। तीसरा अगर बात करें तो विधानसभा। अब आप जानते हैं केंद्र में लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा, और सभी राज्यों में नहीं लेकिन कहीं कहीं बहुत से राज्यों में विधान परिषद का भी, ठीक है, एक यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो विधानसभा, वहाँ लोकसभा या विधानसभा, वहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष, यहाँ पर विधानसभा का अध्यक्ष, और वहाँ पर लोकसभा का विपक्षी नेता, तो यहाँ पर विधानसभा का विपक्षी नेता। ठीक है दोस्तों, लिंक करके अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
ठीक है। इसी प्रकार से जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों की विधान परिषद में विधान परिषद का सभापति और एक विपक्षी नेता, यानी कितने लोग हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितनी सदस्यीय समिति हो गई है 6 सदस्यीय समिति, जिसका मुखिया कौन है, मुख्यमंत्री है मेरे दोस्तों, राज्यपाल, ठीक है। इसी समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति करता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है, यहाँ से कोई भी विकल्प किसी प्रकार के बनाकर आपको दे सकता है। तो याद रखिएगा, केंद्र से राज्य को बिल्कुल लिंक करते हुए, जोड़ते, कड़ियों को जोड़ते हुए अगर आप चीज़ों को याद रखेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेंगी। ठीक, आइए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं त्याग पत्र की। वहाँ पर हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ा, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देते थे, राष्ट्रपति को देते थे, लेकिन यहाँ पर अपना त्याग पत्र ये राज्यपाल को देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से सवाल बनेंगे। और अगर इनके पद से इनको हटाना हो तो दोस्तों हटाने का कार्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लोग गलती कर बैठते हैं, वो सोचते हैं कि राज्य में अब राज्यपाल चलेगा और केंद्र में राष्ट्रपति, पर याद रखिएगा त्याग पत्र अपना ये राज्यपाल को देंगे, लेकिन इनके पद से इनको हटाना कौन हटा सकता है, केवल और केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। अब राष्ट्रपति किस प्रकार से हटा देगा दोस्तों, यहाँ पर एक हाई कोर्ट की जांच होगी, अगर उस जांच में ये दोषी पाए जाते हैं तो उसी के आधार पर इनको हटाया जाएगा। अब किन किन मामलों पर ये दोषी पाए जाएंगे, देखिए अगर वो दिवालिया हो गया हो, वो अपने कार्य को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से करने में असमर्थ हो, तो ऐसा व्यक्ति जो असमर्थ है इतने महत्वपूर्ण पद पर कैसे बैठ सकता है, या फिर किसी प्रकार से उसके पर आचार विचार उसका ठीक नहीं है, सिद्ध कदाचार, यानी इसमें अगर वो दोषी पाया जाता है मेरे मित्रों, तो उसके आधार पर हाई कोर्ट की जांच पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष और उसके सदस्यों को हटाया जा सकता है। क्लियर नहीं क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज याद रखिएगा, इनको हटाना राष्ट्रपति हटाएगा ना कि राज्यपाल, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से चलिए आगे देखते हैं, इनके कार्यकाल की चर्चा करते हैं। तो देखिए कार्यकाल वही चीज़ वहाँ पे भी आपने पढ़ा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल है 3 वर्ष या 70 वर्ष, इनमें से जो पहले हो जाए। अब इसको समझे, इसका क्या मतलब है, कुछ हो सकता है मेरे दोस्तों को इसमें तकलीफ हो रही होगी, सर इसका 3 वर्ष या 70 वर्ष। देखिए 3 वर्ष की इनकी अवधि है, 3 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करें, लेकिन कोई व्यक्ति 3 वर्ष पूरा होने से पहले ही 70 वर्ष का हो जाता है तो वो अपने पद से क्या कर देगा, त्यागपत्र दे देगा, क्योंकि वो क्या हो चुका है, उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में क्या एक बार इनका चयन हो जाता है, अगर उसकी आयु 70 वर्ष नहीं हुई है और अगर उसका चयन हो जाता है तो क्या उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती? जी बिल्कुल की जा सकती है, इनको बार बार चुना जा सकता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है इनकी ऐसी। इसके बाद में एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर इनकी पुनर्नियुक्ति इन सदस्य और अध्यक्ष के रूप में नहीं होती है, इसके अलावा इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई भी पद जो कि सरकारी पद हो, ये उसको ग्रहण नहीं कर सकते। याद रखेंगे आप, कोई भी सरकारी नौकरी में, ठीक है, इतने महत्वपूर्ण पद पर रहने के बाद में बहुत सारी गोपनीय बातें इनके पास में होती हैं, तो मेरे मित्रों ये किसी भी सरकारी, राज्य अथवा केंद्र, दोनों ही सरकार के किसी भी अधीन पद पर, सरकारी पद पर ये जो है आसीन नहीं हो सकते हैं। इस बात को भी जरा ध्यान रखिएगा। ठीक, ये सारे प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में दोस्तों, इससे पहले बने भी हैं। अब थोड़ी सी अगर बात करते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर लेते हैं, और इसमें अगर कर ही रहे तो उत्तर प्रदेश की परीक्षा हमारे समक्ष है और उसी को हमने टारगेट बनाया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में क्या मानवाधिकार आयोग है कि नहीं? जी है, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग है, तो अगर है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 अक्टूबर 2002। उत्तर प्रदेश वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकता है ये बिंदु। ठीक है, और अगर यह है तो इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मेरे दोस्तों लखनऊ में है। और अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष
कौन है? तो इनका नाम है जस्टिस बालाकृष्ण नारायण। याद रखिएगा, वहां पर आपने अरुण कुमार मिश्रा को वर्तमान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, और मैंने प्रथम अध्यक्ष के बारे में रंगनाथ मिश्र के बारे में आपको बताया था। वो दोनों प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश SI की परीक्षा में 2021 में पूछे भी गए हैं, तो याद रखिएगा इस वर्ष भी आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी वर्तमान का करंट अफेयर का सवाल यहां से बन सकता है, जस्टिस बालाकृष्ण नारायण उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, इनको मेरे दोस्तों वेतन देने का कार्य कौन करता है? तो राज्य सरकार के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को वेतन दिया जाता है। और दोस्तों ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है, किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। देखिए दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग, और इससे पहले की जो वीडियो है मानवाधिकार आयोग, तो ये टॉपिक अलग से आपके सिलेबस में दिया हुआ है। मैंने पूरी कोशिश की, जितने भी प्रश्न इस पर बन सकते थे बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट था राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार, इस पर अच्छी खासी चर्चा आपके सामने की है। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो है, इसमें सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करते हुए मेरा प्रयास लगातार इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी के बाद में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, सूचना का अधिकार। ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। जो भी टू द पॉइंट आपका सिलेबस है मैं उसी पर कार्य कर रहा हूँ। तो RTI, ये क्या होती है RTI? आपने सुना होगा, RTI फाइल, RTI लगाएंगे, RTI पूछी गई। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, यह आपको मिला क्या शुरू से था? क्या इसका इतिहास है? क्या इसको बाद में लाया गया? तो कब लाया गया? इसमें किस प्रकार से आपको अधिकार है कि आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, किन से प्राप्त कर सकते हैं? अगर आपको सूचना नहीं मिलती है तो क्या आप दंड भी दे सकते हैं? क्या जो अधिकारी जिससे आपने सूचना मांगी है वो आपकी सूचना को अगर तय समय सीमा के अंदर नहीं देता है तो फिर क्या हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके जितने भी दोस्त, सगे भाई बहन, जितने भी रिश्ते नातेदार और जो भी आपके शुभचिंतक हैं, जो आपको जानते हैं और आप भी अगर उनका अच्छा करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एक दूसरे के साथ में साझा करो। ठीक, तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।